अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम ढाका पहुंच गई है। 3 T20 मैचेस की ये सीरीज़ 20 जुलाई से शुरू हो। बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ हैं। रऊफ़, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जब भी हम इस सीरीज़ की बात करते हैं तो पहला सवाल ये होता है, वेयर इज़ द पेस। हमारी फास्ट बॉलिंग बड़ी इनएक्सपीरियंस नज़र आ रही है। दो फास्ट बॉलर्स का तो हमारे डेब्यू हो रहा है, अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा का, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश के पास उनकी बॉलिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान जब फास्ट बॉलिंग का आपका टेस्ट तो बेसिकली उस टाइम पे होता है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जिस तरह आपके सामने है कि इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज हो रही है, फास्ट बॉलिंग का कंपटीशन आपको नजर आ रहा है दोनों जाने से। फिर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है, फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है। तो उसमें पता चलता है कि कौन सा बॉलर है वो रिदम में है, कौन सा बॉलर फिटता है, किसका वो टेक्निकली बेहतर है, या कौन लंबे स्पेल कर सकता है। ये जो T20 क्रिकेट है, इसमें आप कुछ, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसने हमारी पूरी कौम को इसी तरफ ही लगा दिया T20 की तरफ। और जो लॉन्ग फॉर्मेट है जिसमें जेन्युइन एक टेस्ट होता है आपकी क्रिकेट का, आपके स्किल्स का, आपके डेवलपमेंट के लेवल का, उसकी तरफ इनका कोई बिल्कुल वो प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। तो इनसे जो अभी अनाउंस हुई है टीम, तो मेरा ख्याल है कि जो आपके अच्छे लड़के थे, जिस तरह अली रजा था जो एक यंग प्रोस्पेक्ट अंडर 19 की, उसको डेफिनेट उसको साथ रखना चाहिए था, उसको चांस देना चाहिए था। बाकी जो अब्बास अफरीदी है वो तो सीजनल प्लेयर है, काफी अरसे से खेल रहे हैं। मगर एक और सरप्राइज एक्सक्लूजन हुआ है, क्योंकि आकिफ जावेद ने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड में, और उसकी अपनी जो पेस थी वो भी बहुत अच्छी थी, लाइन एंड लेंथ भी अच्छी थी, और उसने बहुत इंप्रेस किया था, उसको डिस्कार्ड किया है। तो आप देखते हैं कि जो नए लड़के इन्होंने शामिल किया वो किस हद तक वहां पर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अहमद दानियाल की सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने खुद भी एक जगह कहीं कहा है कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। और वसीम जूनियर को इनकी जगह क्या आपको नहीं लगता टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था? देखिए, जब आप शार्ट फॉर्मेट खेल रहे होंगे तो फिर ये पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, क्रिकेट बोर्ड है, और उस पर जो डिफरेंट लॉबीज काम करती हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि अपने अपने जो फेवरेट जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि इसमें इतना ज्यादा स्ट्रगल तो करनी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर ये लोग अपना कोई प्लेयर या किसी लॉबिंग के साथ टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा बना दे या वनडे का, तो वो एक ही मैच के बाद वो बहुत बुरी तरह अब पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाएगा। मगर T20 क्योंकि एक डिफरेंट शॉर्ट फॉर्मेट है और इसमें थोड़ा सा सर्वाइवल का मौका मिल जाता है, और आपको ये भी फिर एक मौका मिल जाता है कि आप अपने अपने लॉबी के प्लेयर्स को इंडल्ज कर दें टीम के अंदर। तो फिर ये एक फेवरेट प्लेटफॉर्म बन गया पाकिस्तान की सिलेक्टर्स का, पाकिस्तान में जो डिफरेंट लॉबीज काम करती हैं उनका, और फिर जो उनके पीछे लोग काम करते हैं उनका। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को देखना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं तो खुद इस फेवर में हूँ कि जब आप कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेलें, लोअर रैंक टीमों के खिलाफ खेलें, तो यंगस्टर्स को मौका दें, बट वो उसका भी कोई एक तरीक़ेकार होना चाहिए। और जहाँ आपके एक्सपीरियंस और स्टार प्लेयर्स की बात आ जाती है, शाहीन शाह अफरीदी को आपने देखा कि PSL में इतनी शानदार परफॉर्मेंस, टॉप विकेट टेकर वो बने। हमारे हेड कोच कह रहे हैं उनको काम की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है उनको काम की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है? डेफिनेट है, क्योंकि ये जो उनके बारे में बातें चल रही हैं कि एक ही इवेंट में उन्होंने परफॉर्म कर दिया PSL के, क्योंकि एक लोकल इवेंट था, इसमें बाद दफ़ा आप परफॉर्म करते हैं, बाद दफ़ा आपसे परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि जो डिफरेंट टीम्स होती हैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग होती नहीं है वो। मगर असल चीज़ ये है कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो स्ट्रांग टीम्स हैं उसके खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो हमारा ये जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ये बड़े लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। एक तो अपनी इंजरीज की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, फिर इंजरीज के बाद जब इनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद दोबारा कम बैक किया, तो ये जितने भी फास्ट बॉलर्स थे इनकी पेस भी कट ऑफ हो चुकी थी, और कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं था जो कि इन्होंने स्ट्रांग टीम के खिलाफ पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया हो। तो स्ट्रगल डेफिनेट है और उसमें काम करने की भी जरूरत है, मगर काम इस तरह नहीं होता जिस तरह ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ड्रामा लगाया है। ये हेड कोच कोई आ गया या डायरेक्टर अकेडमीज आ गया तो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए 10-12 दिन का एक स्किल डेवलपमेंट का ड्रामा किया, अपने फेवरेट कोचेस को वहां पे इंडल्ज किया। मैं तो हैरान हुआ कि इस किस्म का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था कि जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, कोई उनको बॉल पकड़ना सिखा रहा है, कोई उनको भागना सिखा रहा है, कोई किसी को बैट पकड़ना सिखा रहा है, कोई बैट स्विंग उसको की स्पीड तेज करना सिखा रहा है। तो
ये एक अजीबोगरीब किस्म का, मैंने पहली दफा इस तरह का कोई एक ड्रामा देखा, तो इसको बेहतर तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, जो वो हम भी, हमारे पास भी जो फुटेजेस आ रही थी, शैडो प्रैक्टिस हो रही है, वो मतलब ये तो अंडर 14 के बच्चों को कराई जाती है। ये क्या ये गिमिक था, या आपको लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज होती रहें तो आगे ठीक भी हो जाएंगी? देखिए, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको ग्रास रूट लेवल पे करने की जरूरत है, आपको अकेडमीज को फंक्शन करने की जरूरत है। आपकी जितने भी रीजन हैं, टॉप के रीजन कराची में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, और जो फैसलाबाद, सियालकोट, इस तरह के शहर है जो आपकी नर्सरीज हैं, वहाँ पे जो आपके पास एक टैलेंट आ रहा है, जिस तरह आपने बात की अंडर 14 का, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 का, तो वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। जब कोई बंदा पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाता है तो फिर उसको आप इस तरह के ड्रामे की जरूरत नहीं होती। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बाबर आजम अब 11 साल पाकिस्तान से खेल चुका है और दुनिया के जो टफेस्ट बॉलिंग अटैक है उनका सामना कर चुका है, टफेस्ट बॉलर्स को फेस कर चुका है, स्कोर भी कर चुका है। अब जो उसके इश्यूज हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो ये इश्यूज नहीं है टेक्निकल इश्यूज जिनको ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जब आपके जो, मैं इसीलिए बात करता हूँ कि आपके पास जब स्पोर्ट्स एजुकेशन नहीं होगी, इलिटरेसी प्रिवेल करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उनके कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर आप बाबर आजम को भी बैट पकड़ना सिखाएंगे, बाबर आजम को भी बैट स्विंग करना सिखाएंगे, बाबर आजम की भी टेक्निक और रिजवान की भी टेक्निक पे आप काम करना शुरू कर देंगे, और शाहीन अफरीदी की जो उसको भी बॉल पकड़ना, उसको भागना सिखाना शुरू कर देंगे। तो ये एक मज़े का केस अमल है, ये दुनिया में कहीं भी इस तरीके से क्रिकेट कोचिंग नहीं होती। अच्छा, बाबर आजम का ही आपने जिक्र किया, तो उनसे मुतालिक वो जो खबरें आ रही थी कि कोच ने उनसे विकेट कीपिंग का ऑप्शन दिया, उन्होंने खुलकर कोई तरदीद तो नहीं की, लेकिन कहा कि वो विकेट कीपर के तौर पे ऑप्शन नहीं है, जब वो साहबजादा फरहान से करा सकते हैं, जो खुद कह चुके हैं कि मेरी बैटिंग स्ट्रगल करती है जब मैं कीपिंग करता हूँ, तो वो तो फिर किसी से भी करा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको जो आपका जनरल विकेट कीपर है उसके साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या फायदा है कि जब आपका एक जिस तरह साहबजादा फरहान है वो कंटिन्यूसली स्कोर कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो फाइनल मैच था इस्लामाबाद का, उसमें जब उससे कीपिंग करवाई गई, ना उससे बैटिंग हुई और ना कीपिंग हुई, और उसका जो एक डिजास्टर्स इफेक्ट आया वो उनकी टीम की परफॉर्मेंस पे पड़ा। इसी तरीके से अगर आप किसी ने जो अगर बाबर आजम को ये पेशकश की है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक आप इसको कह सकते हैं कि मुझे तो नहीं इसकी समझ के किस सोच और किस माइंडसेट पे उन्होंने इस तरह की बात की है। बिल्कुल। अच्छा, बांग्लादेश के बाद फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज है खेलनी है हमें, आपको क्या लगता है वहाँ तब्दीली की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि उनके तो बड़े शानदार पेसर्स हैं, वो हमने देखा भी है, और हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो हमें वहाँ याद आएंगे। देखिए, ये जो दो टीमें हैं, बांग्लादेश की टीम और वेस्ट इंडीज की टीम, अगर आप इनकी रैंकिंग देखें तो ये बॉटम पे हैं। एक 9वें नंबर की टीम है, एक 10वें नंबर की, और ना सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में इनका डिक्लाइन है। ये नंबर 10 पे या नंबर 11 पे बॉटम पे फिनिश कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने कोई बेहतरी लानी थी, आपको याद है कि एक पाकिस्तान की ए टीम ने एशिया कप में शिरकत की थी और उसमें बड़े अच्छे जो यंगस्टर थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई थी उनको लेकर गए थे। फिर एक आपने उसी तरह की टीम एक जिम्बाब्वे के दौरे पे भेजी थी, और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी काफी यंग एक लाट साथ रखी थी, जिसमें मेहरान मुमताज से इरफात मिनास वगैरह और काफी सारे अच्छे आपकी अपकमिंग यंगस्टर्स थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने कोई प्रिपरेशन करनी थी तो आपको बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को, इन जो वीक टीमें हैं, क्योंकि अगर आप 10वां या 11वें नंबर की बॉटम की टीमें हैं तो उनके खिलाफ आपको अगर आप यंगस्टर्स को चांस नहीं देंगे तो क्या उनको आप दुनिया की जो टॉप 5 टॉप टीमें हैं उनके खिलाफ खिलाकर उनका करियर खराब करेंगे। तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है कि जब इस तरह की कोई बॉटम टीम के खिलाफ आपकी सीरीज हो, तो और स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट T20 जो कि है ही यंगस्टर्स का और जो फ्रेश लेग्स हैं और जिनकी आई साइड अच्छी होती है, तो ऐसे में यहाँ पे एक चीज में फंस जाते हैं ना हम, जब हम यंगस्टर्स को चांस देते हैं तो फिर उसके बाद आपको पता नहीं चलता आप कहाँ खड़े हैं। जैसे अभी जो हमने सीरीज खेली बांग्लादेश से, उसमें यंगस्टर्स ने तो अच्छा किया, लेकिन सामने वाली टीम का आपको पता है वो तो यूएई से हारी हुई थी। तो अब आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्या इस टीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या आपको अपने स्टार प्लेयर्स वापस लाना पड़ेंगे। एक सिचुएशन थोड़ी सी पजल्ड और कंफ्यूजिंग है। देखिए, कंफ्यूजिंग इसलिए है कि कोई प्लान नहीं है। जब आपके पास कोई प्लानिंग ना हो, आपके पास कोई विजन ना हो, तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। फिर आपके सामने अभी मैं आपको प्रोडिक्ट कर देता हूँ कि जैसे ही कोई बड़ा वर्ल्ड कप आएगा
तो ये क्या करेंगे? जिनको ये 2-3 साल कैरी ऑन करते रहे हैं, ये इनको एकदम साइडलाइन करेंगे, और जो डिस्कार्डेड प्लेयर हैं जिस तरह बाबर आजम, रिजवान या शाहीन अफरीदी या बाकी लोगों को नहीं खिला रहे, अभी जिस तरह नवाज को वापस लेकर आ गए हैं, शादाब खान वापस आ जाएगा, तो ये उन सबको भरेंगे और उनको पाकिस्तान टीम के अंदर शामिल कर देंगे। और फिर उससे उससे भी डिजास्टरस सूरत हाल क्या निकलेगी कि आपका रिजल्ट उससे भी बदतरीन निकलेगा और आप पहले राउंड से ही बाहर होकर वापस आ जाएंगे। अब उसके दो इफेक्ट्स होंगे। एक तो आपने जो यंगस्टर्स हैं उनको एक बड़े इवेंट में आपने उनको चांस नहीं दिया, उनको अपने आप को फ्लरिश करने का मौका नहीं दिया। नंबर 2, आपकी पोजीशन भी बेहतर नहीं हुई। जो आपके ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे प्लेयर, आपने उनको दोबारा पाकिस्तान पे बर्डन बना के डाल दिया। और फिर तीसरा ये कि आपका इवेंट में भी पोजीशन कोई नहीं है, आप बिल्कुल डाउन होके, जिस तरह अमेरिका में हुआ था कि जो प्लेयर यहाँ पर टीवी में मीडिया में बैठे हुए थे पूरा साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक ही नहीं खेली थी, आपने वो 3-4 उठाए और उनको वर्ल्ड कप में डाल दिया अमेरिका वाले में, और आपको अमेरिका से भी शिकस्त होगी। तो जब आपकी विजन ना हो, जब आपकी कोई पॉलिसी ना हो, जब आपके इलिटरेसी प्रिवेल कर रही हो पूरी मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर इस तरह के फैसले आपको जा बजा नजर आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं में राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। नाज़रीन, आपको यहाँ ये बताएं कि आईसीसी का अहम इजलास कल से सिंगापुर में शुरू होगा। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स मुकाबलों में क्रिकेट उसका हिस्सा बनेगा, लेकिन टीमें किस बुनियाद पे शामिल की जाएंगी? अब्दुल रऊफ तो हमारे साथ हैं ही, अभी हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, ये कल से जो इजलास हो रहा है इसमें सबकी नज़रें इस बात पे हैं कि एक तो ये बड़ी एक्साइटिंग बात है, क्रिकेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? देखिए, मेरे हिसाब से ये माइनर इशू है, इसलिए कि अभी 3 साल हैं ओलंपिक्स होने में जी। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा, लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है, टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी, 2 टीमें ओशियाना जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू हैं। एक तो टेस्ट टियर, कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमों हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है। और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फंडिंग होती है $600 मिलियन के पूल में से, जो सालाना होता है, उसमें से अब यकीनन कमी होगी, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहे। जो 2 बड़े, जो सबसे ज्यादा मुल्क जिससे पैसा आता है वो भारत है, वहां पे 2 चैनल्स मर्ज कर गए हैं, जिसकी वजह से सबलेट नहीं होते, जिसकी वजह से जो मेन स्पॉन्सर है वो ये चाह रहा है कि पैसे कम हो जाएं। इसीलिए संजोग गुप्ता को लाया गया जो इस फील्ड के माहिर हैं। तो अब ये 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू जो आईसीसी की मेडिकल पैनल ने दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए। 14 साल या 13 साल या 12 साल के बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलने दी जाए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, हमारे स्टार्टिंग के अहम पॉइंट्स हमें बता रहे थे। रऊफ, जो ये बात तो ठीक है कि अभी उसमें बहुत टाइम बाकी है। T20 फॉर्मेट में 6 टीमें, रैंकिंग के लिए भी एक कट ऑफ टाइम दिया जाएगा, और अगर इस हिसाब से होता है कि लोकेशन के हिसाब से टीमें शामिल होती हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन जो दूसरा टॉपिक शाहिद साहब ने रेस किया, उस पर मैं आपसे बात भी करना चाहूँगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 27 रन पर आउट किया। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाती है, रिटन ऑन द वॉल होता है कि रिजल्ट 3-0 ही होगा। कहने का मतलब है कि 2 टियर जो है वो टेस्ट क्रिकेट को और अच्छा बना देगा, जिसमें रेलीगेशन का सिस्टम हो, और जो टॉप की 5 टीमें हैं वो आपस में खेलें और बॉटम की 5 टीमें आपस में खेलें, और रेलीगेशन के लिए सबकी नज़रें उस एक चीज़ पर लगी हों। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, और ये इस वक्त भी ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेट आईसीसी आपको फंडिंग दे रहा है जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, और ये एफिलिएटेड है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। तो उसका मकसद यही होता है कि आप अपने डेवलपमेंट पे, जो अपना ग्रास रूट स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करें और उस पर इन्वेस्ट करें।
अब बाज़ बोर्ड ऐसे हैं कि जिनकी प्रायोरिटी में ये टेस्ट क्रिकेट या लॉन्ग फॉर्मेट शामिल ही नहीं है। उसमें आप देखिए वेस्ट इंडीज़ की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, 27 पे आउट हुए हैं और अभी से वो वहाँ पे वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उन्होंने एक अर्जेंट एमरजेंसी मीटिंग कॉल की है जिसमें फार्मर उनके जो ग्रेड्स हैं उनको शामिल किया गया और जो डैरन सैमी को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे उस पर बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और उनसे कहा गया कि इनसे सारे इख्तियारात वापस लें और जो एयर लोग हैं उनके हवाले करें। इसी तरह जो दूसरा कंट्री है बांग्लादेश है, बांग्लादेश की रैंकिंग भी काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है और उसकी भी कोई जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो उस तरीके से हो नहीं रहा जिस तरह आईसीसी चाहती है। इसी तरह जो तीसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसी तरफ जा रहा है क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज और प्रिपरेशन देखें तो अभी हमने 2 या 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ और उसके बाद साल के आखिर पे हमारे 1 या 2 टेस्ट मैचेस होंगे और हमारा पूरा कैलेंडराइज्ड सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल क्वालिफाइंग रेस होती है पहली सीरीज में ही उसमें से हम बाहर हो जाते हैं, इसीलिए हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। हमारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बार बार चेंज करके उसको एक रोलिंग स्टोन बना दिया गया और जो हमारे इन एलिजिबल और इनकम्पिटेंट लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उसको डील कर रहे हैं डोमेस्टिक के और उसको एक दुनिया भर में मजाक का निशाना बना दिया गया जिसकी वजह से आपकी टेस्ट स्टेटस है बिल्कुल नीचे चला गया। और अगर आप ये 2 पूल खड़े जिसमें रेलीगेशन है 5 जो नीचे से क्वालिफाई करेगा टॉप 5 में जाएगा तो इसमें पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि इसमें से फिर जो नीचे वाला 5 का पूल होगा उसमें से ऊपर आना क्वालिफाई करना एक बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल तरीन टास्क होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ हमारे साथ थे और सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अपना ओपिनियन दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।